हर देश की सरकार अपनी जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने के लिए अलग-अलग तरीके का प्रयास करती है। लेकिन यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे-जैसे जनता की अपेक्षाएं बदलती है, वैसे-वैसे शासन की भूमिकाओं में कार्यरत लोगों के कौशल भी बदलने चाहिए, ताकि जनता की जो मांग है, जनता की जो अपेक्षा उम्मीद है, आधुनिक समय के अनुसार उसको पूरा किया जा सके। तो आज हम भारत की डिजिटल शासन और भारत की बदलती प्रशासनिक आवश्यकताओं के बारे में गहनता से विश्लेषण करेंगे। डिजिटल शासन को समझेंगे, इसमें क्या क्या चुनौती है, सरकारी विभागों में कर्मचारियों की क्या स्थिति है, भारत कितना डिजिटल हो पाया है, इसमें क्या क्या चुनौती है, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या बेहतर किया जा सकता है, और दुनिया के कुछ देशों के उदाहरण के साथ हम पूरा गहन विश्लेषण करेंगे। अंत तक वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ देखने, समझने, सुनने को मिलेगा। देखिए, भारत ने आप देखे होंगे कि हाल के वर्षों में डिजिटल शासन की ओर महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। डिजिटल इंडिया हो या गवर्नमेंट के सेक्टर में कई तरीके के परिवर्तन हो, यह परिवर्तन न केवल नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए बल्कि सरकारी कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया गया है। और यह प्रयास एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता, वर्कफोर्स के कौशल और क्षमताओं से गहराई से जुड़ी हुई है, जो इसे संचालित करती है। फिर भी अब तक की प्रगति के बावजूद डिजिटल परिवर्तन की इस यात्रा में अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं, संभावनाएं हैं कि जो हम हो सकते थे क्या वास्तव में भी हम हैं। देखिए, शासन मूल रूप से निर्णय लेने की क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सरकारी निकायों, गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय समुदाय के नेताओं और प्रभावशील नागरिकों सहित कई हितधारक शामिल होते हैं। चाणक्य के शासन के सिद्धांतों ने विशेष रूप से दक्षिण एशिया में एक अस्थायी प्रभाव छोड़ा है, जो आधुनिक शासन के सिद्धांतों, लोक प्रशासन और रणनीतिक कूटनीति को आकार देते हैं। अर्थशास्त्र में राज्य संचालन, आर्थिक नीति और नैतिक नेतृत्व की अंतर्दृष्टियां आज भी राजनीतिक रणनीति और शासन नैतिकता के लिए एक ढांचा प्रस्तुत करती है। इस संदर्भ में प्रतिभागियों को डिजिटल उपकरणों को अपनाने की क्षमता बढ़ाना प्रत्येक स्तर पर शासन की नई परिकल्पना के लिए आवश्यक हो गया है। समय की जो मांग हो, जो आधुनिक समय में चीज़ें बदल रही हो, उसके अनुसार बदलाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिजिटल शासन का क्या महत्व है? शासन में प्रौद्योगिकी को अपनाने से क्या होता है कि अधिक प्रभावी संचार होगा, सूचित निर्णय लेने और कार्य प्रवाह को सुव्यवस्थित करने की सुविधा मिलती है। सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है, हम इन्फॉर्म करते हैं एक दूसरे को, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है। जैसे जैसे क्यों ये सब किया जाता है? क्योंकि जनता की अपेक्षाएं बदल रही है, उम्मीदें बदल रही है, तो वैसे वैसे बदलाव करना होगा। डिजिटल शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य तो है पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना और दक्षता को बढ़ावा देना। यह न केवल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है, बल्कि सरकार और नागरिकों के बीच एक सेतु का काम करता है, एक बेहतर संवाद, एक संबंध का निर्माण करता है। ई ऑफिस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम जो गवर्नमेंट विभाग में है, ई ऑफिस वगैरह पे हम लोग भी काम किए हैं। इसने क्या किया है कि फाइल वर्क को बहुत कम कर दिया है। जो भी अब काम होता है ई ऑफिस के माध्यम से होता है। किसी भी तरह का कोई नोटिंग, ड्राफ्टिंग हो, कोई प्रपोजल हो, कोई भी चीज़ हो, अब ई ऑफिस के माध्यम से पूरे तरीके से सब कुछ कनेक्ट हो गया है। और जेम पे आप प्रोडक्ट सरकारी विभागों में खरीदा जाता है। आई गोट कर्मयोगी जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें सिविल सेवायन कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये पहल सरकारी कार्यप्रवाह को डिजिटाइज करती है और सार्वजनिक सेवाओं को अधिक क्या करती है, पारदर्शी बनाती है और उत्तरदायी बनाती है। ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल सरकारी अधिकारियों को डेटा एनालिटिक्स, सार्वजनिक प्रशासन और डिजिटल तकनीकों में आवश्यक कौशल से लैस करने का लक्ष्य रखता है। व्यक्तिगत शिक्षण पथों की जो लचीलापन जो सतत सुधार को बढ़ावा देती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कई कर्मचारी जो है ना, चेंजेस को जल्दी अपना नहीं पाते, जिसके कारण चीज़ें दिक्कत करती है। तो ये चेंजेस बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि अनुकूलनशीलता हो सके और सफलता मिल सके किसी भी क्षेत्र में। इस तरह ई ऑफिस पहल, जैसा कि हमने पहले बताया कि इस पर हमने भी काम किया है और ये डॉक्यूमेंटेशन को कम कर दिया है, जो कि हम लोग फाइल वर्क में जो करते हैं हार्ड कॉपी में,
तो ई ऑफिस पहल ने सरकारी कार्यप्रवाह को डिजिटाइज किया है, जिससे कागजी कार्य पर निर्भरता क्या हो गई, कम हो गई है और परिचालन दक्षता में वृद्धि हो गई। फाइल प्रबंधन, कार्यप्रवाह और शिकायत निवारण को स्वचालित करके यह पहल वास्तविक समय संचार और पारदर्शिता को बढ़ाती है। एक अन्य पहल है जैसे कि जेम का मैंने बताया था, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जहाँ से खरीद प्रक्रियाओं का ऑनलाइन क्षेत्र में परिवर्तन और प्लेटफॉर्म है जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिजिटल शासन ने विभिन्न स्तरों पर सुधार किए हैं, जैसे प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाया है, कागजी कार्य की आवश्यकता को कम करके समय और संसाधन की बचत किया है और कार्य में तेजी लाया है, पारदर्शिता को बढ़ाया है, नागरिक की सहभागिता, नागरिक अब डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को और जिम्मेवारी ठहरा सकते हैं कि आपने मेरे कार्य को क्यों नहीं किया, त्वरित क्यों नहीं किया। लेकिन देखिए, इन सब के बावजूद भारत के डिजिटल शासन के समक्ष अभी बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे कई सीनियर कलीग्स हैं जो कि हमने देखा है कि वो चेंजेस को जल्दी अपना नहीं पाते हैं, डिजिटल जो भी चेंजेस आते हैं उसको जल्दी अपना नहीं पाते हैं। तो इसलिए जरूरी क्या है, प्रशिक्षण और कौशल विकास की चुनौती अभी भी हमारे देश में है। तो कार्यबल के कुछ वर्गों में परिवर्तन के प्रति क्या है, प्रतिरोध एक ठोस चुनौती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, नौकरशाही संरचनाएं कभी कभी धीमी गति से अनुकूलित होती है और कर्मचारियों के बीच उत्साह और तत्परता के अलग अलग स्तर होते हैं। कुछ कर्मचारी अपना लेते हैं, कुछ नहीं अपना पाते हैं, जबकि कुछ नई तकनीकों को जल्दी अपना लेते हैं और अन्य को डिजिटल परिदृश्य को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण और समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सभी कर्मचारी एक टाइप से नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग आलसी होते हैं, कुछ लोग बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ लोग औसतन एक्टिव होते हैं। तो सभी के लिए अलग अलग तरीके की व्यवस्था करना पड़ेगा। डिजिटल शासन के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकारी कर्मचारियों को नई तकनीकों में प्रशिक्षित करना अनिवार्य है, जैसे कि iCode कर्म योगी जैसे प्लेटफॉर्म। उसके बाद डिजिटल विभाजन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे गाँव के और पिछड़े इलाकों में जो भी सरकारी व्यवस्था है वहाँ पे अभी भी इंटरनेट, डिजिटल उपकरणों की कमी है और कर्मचारी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि डिजिटलाइज खुद को पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं। तो ये जो डिजिटल डिवाइड है, इसको गैप को कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। साइबर सुरक्षा भी अब बड़ी चुनौती बन गई है। जैसे जैसे सरकारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है, डेटा सुरक्षा और साइबर हमलों का खतरा बढ़ रहा है। जरूरी है कि सरकारी कर्मचारी साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल में प्रशिक्षित हो और सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करे। परिवर्तन का प्रतिरोध, कुछ सरकारी कर्मचारी और विभागों में नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रतिरोध भी देखा गया है। इस प्रतिरोध को कम करने के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रम और प्रोत्साहन आवश्यक है। तो सशक्त कैसे किया जा सकता है डिजिटल शासन को? तो इसके लिए वही प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार करना होगा, आधुनिक बनाना होगा। सरकारी कर्मचारियों के निरंतर और प्रासंगिक प्रशिक्षण शुरू करना पड़ेगा, जैसे कि iCode कर्म योगी जैसे प्लेटफॉर्म है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में उच्च गति इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की पहुंच को बढ़ाना होगा। साइबर सुरक्षा के लिए डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करना होगा। कर्मचारियों को इसके लिए और प्रशिक्षित करना होगा। कर्मचारियों को नई तकनीकों को अपनाने और प्रदर्शन के सुधार के लिए प्रोत्साहन देना पड़ेगा और नागरिकों को भी डिजिटल शासन के लाभों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना होगा। तभी तो डिमांड करेंगे कि हाँ, आपके पास ये चीज़ें हैं तो हमको उसकी सुविधा दीजिए और सहभागिता अच्छा से और कर सके। डिजिटल शासन का भविष्य क्या है, क्या क्या इसमें संभावनाएं हैं? डिजिटल शासन केवल देखिए तकनीकी बदलाव ही नहीं है, बल्कि एक सोच का भी परिवर्तन है। कुछ भी चीज़ जब दुनिया समाज में बदलाव होता है तो सोच में भी परिवर्तन होता है। लोग एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। भारत को एक ऐसी शासन प्रणाली की ओर बढ़ना चाहिए जो क्या हो, समावेशी हो, पारदर्शी हो और उत्तरदायी हो। नवाचार को अपनाना चाहिए। भारत को डिजिटल शासन के क्षेत्र में नए नए तकनीकों को, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाना चाहिए। दुनिया के कई देश को अभी मैं उदाहरण दूंगा, उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से डिजिटलाइज कर दिया है। बिग डेटा और टेलीमेडिसिन का भी उपयोग करना चाहिए। नागरिक सहभागिता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। डिजिटल शासन के माध्यम से आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति को प्रोत्साहित किया जा सकता है। देखिए, भारत में निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं? देखिए, भारत में डिजिटल शासन को प्रभावी बनाने के लिए हमें उन देशों से भी सीखने की आवश्यकता है जो डिजिटल परिवर्तन में सफल हैं। जैसे एस्टोनिया दुनिया का सबसे डिजिटल समाज माना जाता है, क्योंकि यह देश डिजिटल शासन में एक आदर्श मॉडल है और भारत के लिए यह प्रेरणादायक बन सकता है। सिंगापुर स्मार्ट नेशन पहल है। सिंगापुर ने स्मार्ट नेशन पहल के तहत डिजिटल तकनीकों का कुशल उपयोग किया है। यह पहल न केवल शासन बल्कि नागरिकों के जीवन को भी डिजिटल तरीके से बदलने पर केंद्रित है। अमेरिका जिसे डिजिटल सेवाओं का लोकतंत्रीकरण किया है,
उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप चीन में देखेंगे कि डिजिटल तकनीकों का उपयोग न केवल शासन के लिए बल्कि अपने आर्थिक और सामाजिक ढांचे को बदलने के लिए भी किया है। तो डिजिटल शासन कह सकते हैं कि भारत के प्रशासनिक ढांचे में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक तो है, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी और सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से बदलाव की आवश्यकता है। यदि इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो यह न केवल सरकारी कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाएगा, बल्कि नागरिकों को एक बेहतर और समावेशी भविष्य भी प्रदान करेगा। दुनिया के विभिन्न देशों के उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि डिजिटल शासन के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा, सशक्त नीति और डिजिटल साक्षरता आवश्यक है। भारत को अपनी चुनौतियों के अनुरूप इन वैश्विक मॉडल को अपनाना चाहिए। भारत जैसे विविध और विशाल देश में डिजिटल शासन को सफल बनाने के लिए स्थानीय समस्याओं का समाधान और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का समावेश ही सही रणनीति होगी। यदि भारत इन दृष्टिकोण को अपनाता है तो यह न केवल अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि डिजिटल शासन के लिए एक वैश्विक उदाहरण भी बन सकता है। जब ऐसा उदाहरण बनेगा तो दुनिया के कई देशों को प्रशिक्षण भी दे सकता है और उसके लिए भारत के लोगों को रोजगार भी मिलेगा।